कोहरे में लिपटी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी हुई जीरो। हाईवे पर वाहन रेंगने लगे। आज देश भर में डॉक्टरों की रहेगी हड़ताल। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की मंजूरी का विरोध। ओपीडी रहेगी बंद। कोविड सेवाएं जारी। किसान आंदोलन का 16वां दिन। सरकार चर्चा को तैयार, लेकिन कानून नहीं होगा वापस। किसानों ने दी रेल रोकने की धमकी। किसानों के आंदोलन का 16वां दिन आज। सिंधु बॉर्डर पर डटे हैं किसान। रेड लाइट पर बैठे किसानों के खिलाफ एफआईआर महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज। 13 दिसंबर को राशन और बिस्तर के साथ दिल्ली कूच करेंगे राजस्थान के किसान। 14 दिसंबर को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन। बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला, कई घायल। गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। शाह समेत आल नेताओं ने टीएमसी पर उठाए सवाल। ममता के नौटंकी वाले बयान पर नड्डा का पलटवार। बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब। लोगों ने दीदी को नमस्ते कहने का फैसला किया। देश में 11वें दिन 40,000 से कम कोरोना केस। भारत में 92 लाख से अधिक कोरोना मरीज हुए ठीक। देश में अब कोरोना के सिर्फ 3.87 एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर जल्द होगी खत्म। पहले स्वास्थ्यकर्मी, फिर बच्चों को लगेगी वैक्सीन। सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमले की निंदा की। बोले ये उनकी संभावित हार की आशा। 12 दिसंबर को सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा। कैलाश मानसरोवर का निरीक्षण करेंगे सीएम। दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री सहित अधिकारी मुस्तैद। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। पिता ने 3 बच्चों और पत्नी की गला दबाकर की हत्या। खुद भी किया सुसाइड। प्रयागराज में कपड़ा व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली। इलाज के दौरान एसआरएन अस्पताल में मौत। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। उत्तराखंड में ठंड का कहर जारी। ओले और बिजली गिरने के आसार। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। सितारगंज में प्लास्टिक पार्क को केंद्र से मंजूरी। सिडगुल ने पार्क को विकसित करने के लिए शुरू की तैयारी। 3 दिन बाद औली पहुंचे आईटीबीपी के जवान। औली पहुंचकर किसान यात्रा का समापन। पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा पर निकले थे 15 जवान। हरिद्वार में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर टप्पेबाज। फैक्ट्री कर्मचारियों के खेतों से उड़ाते थे रकम। अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड बरामद। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज। पिछले 24 घंटे में 830 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। कोरोना से 12 लोगों की हुई मौत। चमोली में स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन। शिविर में 20 परिचालकों का किया जाएगा कोरोना टेस्ट। सड़क सुरक्षा के लिए किया जागरूक। उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। काशीपुर में आम आदमी पार्टी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। बलौदाबाजार के सोनाखान पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। शहीद वीर नारायण को दी श्रद्धांजलि। सीएम ने शहीद के परिजनों की मौजूदा पेंशन बढ़ाई। कोंडागांव जिले में पीसीसी चीफ ने शहीद वीर नारायण की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा कोंडागांव के लिए ऐतिहासिक। गौरीला पेंड्रा मरवाही जिले में तीनों नवनियुक्त एल्डरमैन ने ली शपथ। एसडीएम दिगेश पटेल ने दिलाई शपथ। विधायक के ध्रुव भी रहे मौजूद। बिलासपुर में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बिल्हा के तहसीलदार को किया सस्पेंड। कहा जमीन नामांतरण मामलों की होगी जांच। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी का तेजी से चल रहा है काम। मकानों और दुकानों पर चला पीला पंचा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। यूपी में कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं कई जिले। राजधानी लखनऊ में घना कोहरा छाया हुआ है सुबह से ही और शहर के चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई है और वाहनों की रफ्तार भी जिसके कारण काफी धीमी हो गई है और कोहरे के कारण ठंड में भी इजाफा हुआ है। पिछले कई दिनों से कोहरे के कारण ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है क्योंकि
कोहरे के कारण धूप नहीं निकल पा रही और आज सुबह से राजधानी लखनऊ में भी घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से सड़कों पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य पहुंच गई है, जिससे सड़कों पर चलने वाले वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धीमी गति से रेंगते हुए सारे वाहन चल रहे हैं। और हमारे साथ हमारे लखनऊ संवाददाता उमेश मिश्रा लाइव जुड़ रहे हैं। उमेश, आज सुबह से ही देखा जा रहा है कि लखनऊ सहित कई अन्य जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जहां पर सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण लोगों को जब सुबह वो अपनी नौकरी के लिए अपने काम पे निकले तो काफी धीमी गति से रेंगते हुए सड़कों पर गाड़ियां चलती हुई दिखाई दी। जी उमेश। बिल्कुल धीरेन्द्र, जिस तरह से आज कोहरे का पूरी तरह से प्रकोप है, राजधानी लखनऊ सहित तमाम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो कोहरा है उसने दस्तक दे दी है और कोहरे से कहीं कहीं जो आम जनजीवन है वो प्रभावित जरूर हो रहा है। जो गाड़ियां हैं वो तेज़ गति से नहीं चल पा रही, यानी लाइटें जलाकर गाड़ियां रोड पे चल रही हैं। साथ ही साथ जो लोग अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते थे उनको भी दिक्कत है। साथ ही साथ तमाम जो दुकानें हैं, प्रतिष्ठान हैं, वहाँ पे लोगों को पहुँचना रहता है। धीरे तो कहीं न कहीं जो लोग सुबह में अपने घरों से निकलते हैं तो कहीं न कहीं कोहरे की जो मार है आज ज़रूर वो झेलेंगे। हालांकि बड़े एहतियात से लोग सावधानीपूर्वक वाहन चला रहे हैं और इस समय सावधानीपूर्वक ही वाहन चलाना चाहिए, लाइटों का ही उपयोग करना चाहिए। हालांकि जिस तरह से अभी ठंडी की शुरुआत हुई है और यह पहला कोहरा है इस ठंडी का जब कोहरे ने इतना पूरा अंधेरा छा रखा है। बहरहाल अब धीरे धीरे कोहरे का जो प्रकोप है वो हालांकि कम हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से कोहरे का जो प्रभाव है वो पूरी तरह से कायम है। हालांकि लोग घरों से निकल रहे हैं, अपने काम के लिए निकल रहे हैं। वहीं पे अगर बात ठंड की जाए तो ठंड ने भी दस्तक दे दी है। राजधानी लखनऊ सहित तमाम जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वहाँ पे ठंड के जो प्रकोप है उसको भी देखा जा रहा है। हालांकि कोहरे की वजह से ठंड ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। उमेश, अगर बात की जाए कि ठंड की, तो कोहरे की वजह से धूप ना निकल पाने के कारण ठंड में पिछले कई दिनों से इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में कई जगहों पर जो गरीब तबके के लोग हैं, रोजाना जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए रैन बसेरे के इंतजाम किए जाते हैं। सरकार की तरफ से अलाव का इंतजाम किया जाता है, तो उसको लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं राजधानी लखनऊ में देखने को मिली, किस तरह से व्यवस्था की जा रही प्रशासन की तरफ से? देखिए धीरेन्द्र, बिल्कुल आपका बड़ा अहम सवाल है कि आखिर जिस तरह से ठंडक ने दस्तक दी है, कोहरे की मार पड़ रही है, लगातार तमाम जो गरीब मजदूर लोग आते हैं राजधानी लखनऊ में अपने काम की तलाश में, वो सड़कों के किनारे रहते हैं। तो उनके लिए जो सरकार के तरफ से जो रैन बसेरे का प्रबंध है उसके हालांकि निर्देश पहले से ही दे दिए गए हैं और जिस तरह से जो रैन बसेरे का जो सेंटर पॉइंट बनाया गया है वहाँ पे रैन बसेरों का काम जारी है। हालांकि जिस तरह से ठंडक ने दस्तक दे दी है, कोहरे का जो दस्तक है उसको देखते हुए प्रशासन हालांकि पूरी तरह से अलर्ट पे है और कहीं कहीं अलाव की जो व्यवस्था है अभी बहरहाल कहीं पे देखी नहीं गई है, लेकिन सूत्र बताते हैं बहुत जल्द ही नगर निगम से अलाव की व्यवस्था जगह जगह की जाएगी। जिस तरह से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है उसको देखते हुए नगर निगम में भी व्यापक व्यवस्था कर रखी है। जी बिल्कुल उमेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आ रही। फर्रुखाबाद में भी घना कोहरा छाया है और घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। घने कोहरे और धुएं से AQI 205 पहुंच गया है और कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य पहुंच गई है। तो एक तरफ घने कोहरे की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी काफी इजाफा देखा जा रहा है। प्रदूषण का खतरा भी लगातार बना हुआ है। तो एक तरफ कोहरा और ठंड ने दस्तक दी है तो कोहरे के कारण अब वायु प्रदूषण का भी खतरा बना हुआ है। फर्रुखाबाद में AQI 200 के पार पहुंच गया है और घने कोहरे के कारण सुबह से ही वाहनों की रफ्तार धीमी है और घने कोहरे के कारण शून्य पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर चलने वाले वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता दिलीप कटियार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, ठंड ने दस्तक दे दी है, अब कोहरे आए दिन कोहरा पड़ता रहेगा। सुबह से ही राजधानी लखनऊ और प्रदेश के अन्य शहरों में भी घना कोहरा सुबह से छा रहा। फर्रुखाबाद में भी वही स्थिति है।
जी बताना चाहूंगा कि सर्दी का आगाज तो हो चुका है, जिससे यानी जो है पहली बार जो है कोहरा देखने को मिला है इस सर्दी का, जिसमें जो है एयर क्वालिटी जो कभी जो है बढ़ गई है। जी दिलीप, ठंड ने दस्तक दे दी, तो ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सड़कों पर रहते हैं, काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, उनके लिए अलाव की व्यवस्था, रैन बसेरों के इंतजाम को लेकर क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही है? अभी तक तो हो रहे हैं, जैसे प्रशासन की तरफ से ठंड को लेकर कोई भी तैयारी दिखाई नहीं दे रही है, ना तो दरपट दिखाई दे रही है, ना कागजों में दिखाई दे रही है। जी जी दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। भूपेश बघेल सरकार के विकास हितैषी फैसलों से छत्तीसगढ़ नए मकाम गढ़ता जा रहा है। कोरोना संकट के बावजूद जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी, लॉकडाउन में सर्वाधिक स्टील उत्पादन का रिकॉर्ड, एमएसएमई प्रमोशन एवं डेवलपमेंट में छत्तीसगढ़ देश में नंबर 2। छत्तीसगढ़ में 464 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मिली मान्यता। छत्तीसगढ़ को बेस्ट इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टेट घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति बनाते वक्त ही हमारा लक्ष्य स्पष्ट था कि हमें कोर सेक्टर उद्योगों के साथ साथ कृषि आधारित उद्योगों और वैश्विक तकनीकी आधारित उद्योगों की भी स्थापना और विकास करना है। स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए विशेष पैकेज घोषित। कोर सेक्टर उद्योगों को पूरे राज्य में विद्युत शुल्क छूट। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की अवधि 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाई गई। भूजल के औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित जल दरों में कमी। एमएसएमई को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की सुविधा। उद्योगों के लिए 15 दिन में भूमि का डायवर्जन। किसानों को स्थानीय स्तर पर ही समुचित मूल्य दिलवाने के लिए धान और गन्ने पर आधारित जैव ईंधन बायो इथेनॉल के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया। 2 साल के भीतर भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने जिस तरह संभावनाओं के द्वार खोले हैं, वो पूरे देश को राह दिखा रहा है। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उन्नाव से भी बड़ी अपडेट है। कोहरे के कारण उन्नाव में हादसा हुआ है और कानपुर लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। रोड पर खड़े ट्रक से पिकअप वैन टकरा गई है और पीछे से आ रही बस भी पिकअप में घुस गई है। हादसे में एक की मौत हुई है और 11 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सेरामऊ के रसूलपुर के पास का यह हादसा है। तो बड़ी खबर है, कोहरे के कारण उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कल रात की यह घटना है जब एक पिकअप सड़क पर खड़े ट्रक में जाकर घुस गई और पिकअप में पीछे से आ रही बस ने भी टक्कर मार दी, जिसमें एक ही मौके पर ही मौत हो गई है। तस्वीरों में भी आप अंदाजा लगा सकते हैं पिकअप का हाल देखकर किस तरह से पिकअप के परखच्चे उड़ गए हैं और 11 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जो कि पिकअप में सवार थे। फिलहाल घायलों को किसी तरह से पिकअप से बाहर निकालकर और उन्नाव से हमारे संवाददाता उपेंद्र तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ में। उपेंद्र, किस वक्त की यह घटना है, फिलहाल घायलों की स्थिति क्या कुछ है? तोहरामऊ थाना क्षेत्र का जहां पर कोहरे का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार पिकअप खड़े ट्रक में जाकर घुसी है, पीछे से बस भी उसमें जाकर घुस गई। इससे बड़ी लापरवाही पीएनसी की देखने को मिली है। पीएनसी के समय से न पहुंचने के कारण एक की मौके पर ही मौत हो गई। अगर उसे शायद समय से उपचार मिलता तो उसकी जान बचाई जा सकती है। इसके अलावा 11 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उन्नाव के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या कुछ है?
जी आपको बता दें उनमें से कुछ की स्थिति तो बहुत ही गंभीर है, जिनके लिए उपचार के लिए उन्हें हैलेट रेफर किया गया है। बाकी बड़ी बात इसमें पीएनसी की लापरवाही देखने को मिली है। घंटों, लगभग 2 घंटे बाद पीएनसी के कर्मचारी पहुंचते हैं और उनको जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं तब उन्हें उपचार मिल पाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं पीएनसी की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जिससे एक की मौके पर मौत हो गई है। जी उपेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बदायूं में भी घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ है। वैन और कंटेनर में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये सभी बारात से लौट रहे थे जब घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। तो बदायूं में भी जोरदार सड़क हादसा हुआ है। वैन और कंटेनर में टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बारात से लौट रहे थे ये सभी लोग, अभी रास्ते में इनकी गाड़ी घटना का शिकार हो गई और घने कोहरे के कारण ये भीषण हादसा हुआ है। तो बदायूं में भी वैन और कंटेनर में जोरदार टक्कर हुई है। घने कोहरे के कारण 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन जो 2 मृतक हैं उनके शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बदायूं से हमारे संवाददाता अंशुल जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंशुल, बदायूं में भी घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ है, 2 की मौत हुई है। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि रात से ही बहुत घना कोहरा था और ये कासगंज से एक बारात वापस आ रही थी और इसकी और मारुति वैन की और कंटेनर की टक्कर हो जाती है, जिस पर मौके पर 2 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं घायलों की हालत ठीक बताई जा रही है, उनको प्राथमिक उपचार देकर कुछ घायलों को घर भी भेज दिया गया है। वहीं दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कंटेनर चालक को पकड़ लिया है। जी अंशुल, 2 लोगों की मौत हुई है, वो लोग कहाँ के रहने वाले बताया जा रहे हैं, उनकी अभी तक पहचान हो पाई है? जी देखिए, बताया जा रहा है ये बदायूं थाना क्षेत्र के वजीरन के पास किसी गाँव में वापस जा रहे थे। अभी पुलिस घटना अभी कुछ ही देर पहले की है, तो पुलिस अभी मौके पर मौजूद है और घायलों को उपचार दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। जी अंशुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गाजियाबाद से बड़ी अपडेट है। कैलाश मानसरोवर का निरीक्षण करेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। 12 दिसंबर को निरीक्षण करने सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचेंगे और सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है और दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री सहित कई अधिकारी मुस्तैद हो गए हैं। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने डीएम एसएसपी गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पहुंच गए हैं और वहीं पर ही कैलाश मानसरोवर बन रहा है और कल यानी कि 12 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दौरे पर जा रहे हैं। वहां पर इंदिरापुरम में बन रहे कैलाश मानसरोवर का निरीक्षण करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। डीएम और एसएसपी मुआयना करने वहां पर पहुंचे हुए हैं और सीएम के आगमन से पहले सभी कार्यों को पूरा करने की तैयारियां भी की जा रही हैं। तो गाजियाबाद से बड़ी अपडेट है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद जाएंगे, जहां पर कैलाश मानसरोवर का निरीक्षण करेंगे और सीएम के आगमन को लेकर भी प्रशासन अलर्ट हो गया है, तैयारियों को पूरा करने में जुटा हुआ है और दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री सहित कई अधिकारी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। जो वहां पर काम किए जा रहे हैं उन तैयारियों का जायजा भी डीएम और एसएसपी मौके पर जाकर ले रहे हैं। बढ़ते आगे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। आईएमए ने आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों की सर्जरी को मंजूरी देने के सरकार के फैसले के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया। आईएमए की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आज शाम 6 बजे तक सभी गैर आपातकालीन और गैर कोविड मेडिकल सेवाएं ठप रहेंगी।
हालांकि इस दौरान सभी आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। सभी आपातकालीन सेवाओं की तरह कोविड अस्पताल, आईसीयू, दुर्घटना और मैटरनिटी होम्स और नवजात आईसीयू हमेशा की तरह काम करेंगे। आईएमए का भी दावा है कि हड़ताल की वजह से ना ही कोरोना मरीजों का इलाज प्रभावित होगा, ना ही आपातकालीन सेवाओं पर कोई असर पड़ेगा। तो आज डॉक्टरों की पूरे देश भर में हड़ताल है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये हड़ताल जारी रहेगी। बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले और राज्य और केंद्र सरकार में टकराव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी ने राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग भी की है। वहीं अब गृह मंत्रालय ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति और कानून व्यवस्था को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल के साथ ही डीजीपी और मुख्य सचिव से भी रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि दक्षिण 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में गुरुवार को झड़प हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला रोकने की कोशिश की और इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी भी की। घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को जवाब देना होगा। बढ़ते आगे, बंगाल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने हमले को लेकर बीजेपी की नौटंकी करार दी है, तो नड्डा ने कहा है कि ममता को प्रशासन के बारे में जानकारी ही नहीं है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से हमले को बीजेपी की नौटंकी करार दिए जाने से भड़के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी को प्रशासन के बारे में पता नहीं है। हमलावरों को रोकना पुलिस का काम है। बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। नड्डा ने कहा कि ममता प्रशासन से अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है। ममता सरकार में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। बंगाल को गलत लोगों के हाथों में ले लिया है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार में अराजकता हावी हो गई है। राज्य के लोगों ने अब ममता दीदी को नमस्ते कहने का फैसला कर लिया है। डायमंड हार्बर में लोग जिस तरह से एकत्र हुए और हमारा समर्थन किया, वो बताता है कि लोगों ने ममता सरकार के खिलाफ मतदान करने का फैसला कर लिया है। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं। हम इंदिरा गांधी से लड़ चुके हैं, वो तो ममता बनर्जी हैं। जनता उन लोगों से सत्ता छीन लेती है जो सत्ता में लोगों को भूल जाते हैं। कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। पत्रकार हमारे साथ थे, दे मस्ट हैव सीन। मुकुल रॉय जी हैं, आप देख रहे हैं इनको, कोई बचा नहीं। हमारे अनुपम हजारा जी हैं, उनकी व्हीकल्स सारी की सारी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल्ड। हमारे राहुल जी का, इनकी भी व्हीकल बची नहीं। शिव प्रकाश जी के जो सहयोगी हैं उनको बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तो दिस इज द सिनेरियो। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल डाउन। देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। राजनीतिक विद्वेष के साथ काम चल रहा है। क्या हम ऐसे ही बंगाल की कल्पना करते हैं? क्या यही रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल था जहां विचारों का आदान प्रदान होता था? क्या यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल है, जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बंगाल को विभाजित होने के साथ साथ बंगाल को बचाया, जहां पाकिस्तान ने का विभाजन करने में वो सक्षम रहे, और उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे जहां इंटरैक्शन होते रहे, पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते रहे, पॉलिटिकल डिबेट्स होते रहे, क्या आज इस तरीके की कल्पना ममता जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि देयर विल बी नो डिबेट, देयर विल बी नो डिस्कशन? मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा और विचारधारा के आदान प्रदान से लोगों का दिल जीतेगा। इसके लिए हम काम करेंगे।
और कृषि कानूनों के खिलाफ सिंधु बॉर्डर की रेड लाइट पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। किसानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। किसान 29 नवंबर को लामपुर बॉर्डर से जबरन दिल्ली की सीमा में घुस आए थे और सिंधु बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठ गए थे। वे रोड को ब्लॉक करने बैठे हैं और किसानों के खिलाफ एफआईआर 7 दिसंबर को अलीपुर थाने में दर्ज की गई थी। बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ सिंधु बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले 15 दिनों से जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार कृषि कानून को वापस ले, वहीं सरकार संशोधन के लिए तैयार है। सरकार का साफ कहना है कि वो तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, जिसके कारण टकराव बढ़ता ही जा रहा है। सरकार की ओर से किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान संगठन ने तो यहां तक कह दिया है कि सरकार से अब कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि इतने दिनों से सिर्फ चर्चा ही हो रही है। सरकार हमारी मांगों पर अब फैसला ले। और किसान आंदोलन को रफ्तार देने के लिए प्रदेश के किसान 13 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने यह ऐलान किया है। संगठन की बैठक में तय किया गया है कि किसान 12 दिसंबर की रात कोटपुतली में एकत्रित होंगे और 13 दिसंबर को सुबह एक साथ जयपुर दिल्ली राजमार्ग के जरिए दिल्ली कूच करेंगे। किसानों के साथ ही मजदूर और व्यापारिक संगठन ने भी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया है। किसानों को अपने अपने घरों से राशन और बिस्तर की व्यवस्था करके निकलने को कहा गया है, ताकि हर परिस्थिति का सामना किया जा सके। पदाधिकारियों ने यह भी कहा है कि जहां भी कोरोना के कूच को रोका जाएगा, वहीं पर महापड़ाव शुरू किया जाएगा। 14 दिसंबर को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर कृषि कानून के खिलाफ विरोध जाहिर किया जाएगा। वहीं पदाधिकारियों ने भाजपा नेताओं पर भी कृषि कानून को भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश के बीजेपी नेताओं के घर पहुंचकर इस संबंध में उनसे जनता को भ्रमित न करने की अपील की जाएगी। संगठन द्वारा बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव करने का आह्वान भी किया गया है। और फिलहाल के लिए इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।